हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया एक्ट विच इज़ कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब ये वाला जो एक्ट है ये आरजेएस में भी ऐड हो गया है, तो इस वजह से हम इसे अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली, जिससे आपकी प्री की एटलीस्ट तैयारी हो जाए, और अगर आपने इसे सही से पढ़ लिया तो मेंस में भी आप इसमें आंसर्स बना करके लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सीन क्या है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट में हुआ करता था। ठीक है, पहले इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करता था, जहां पर ये चैप्टर नंबर 7 था। अगर आप अभी अपनी बेरक उठा करके देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो उसमें इसको रिपील कर दिया गया है और एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाया गया जिसे हम कहते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये एक्ट नंबर 3 है। कुछ बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए, एक्ट नंबर 3 है। ठीक है, 1 जुलाई 1930 को इसका एनफोर्समेंट हुआ था। तो ये एनफोर्समेंट डेट आपको याद रखनी है। हालांकि अब इस तरीके के सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पूछा जा सकता। 7 चैप्टर्स हैं इसमें और आपके 66 सेक्शंस हैं। ये पूरे 66 सेक्शंस हम लोग जो है आने वाली सीरीज में कवर करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के 4 तक के सेक्शंस, सारी डेफिनेशंस सब कुछ देखेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखो कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, डजंट अप्लाइज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। एप्लीकेशन कहाँ है, तो होल ऑफ इंडिया पर है। इतनी ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। ये मैंने आपको बताया ना, प्रिलिमिनरी एक्ट नंबर 3 ऑफ 1930 एंड 15 मार्च 1930 को ये इसको असेंट मिली थी प्रेसिडेंट की। क्या है इसका प्रियम्बल? एन एक्ट टू डिफाइन एन अमेंड। कभी कभी प्रियम्बल भी पूछ ले, तो ध्यान रखना कि प्रियम्बल भी पढ़ के जाना है। तो डिफाइन एन अमेंड, डिफाइन करना है और अमेंड करना है जो भी लॉ है रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, जो कि गुड्स से रिलेटेड, गुड्स की सेल से रिलेटेड जो भी लॉ है उसको डिफाइन और अमेंड करने का काम ये करता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी क्या बात कर रहा है? सबसे पहले सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। तो इसमें मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैंने सब आपको ऊपर बता दिया। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई दैट इज इसका एनफोर्समेंट इस दिन हुआ था। सीधे सीधे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 पे, जो कि हमें डेफिनेशन क्लॉज है, हमें डेफिनेशन के बारे में बताता है कि इसमें जो भी डेफिनेशन यूज हुई है वो हमने यहीं पे डिफाइन कर दिया है। तो कह रहा है इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। देखो, इस एक्ट में इन्होंने कहा कि जो जहां कहीं भी बायर लिखा हुआ है उसका मतलब ये होगा, लेकिन अगर मान लो कि अगर हम बायर की डेफिनेशन कुछ और समझ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में या उस पैरा में नीचे हम वो चीज मेंशन करके देंगे कि हम इसकी डेफिनेशन कुछ और समझ रहे हैं। ठीक है, देखो, सबसेक्शन 1 सेज, सॉरी सबसेक्शन नहीं, क्लॉज 1 सेज बायर। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड। भाई सीधी सी बात है, बायर कौन है? बायर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अग्री कर रहा है कि वो गुड्स खरीदेगा, और गुड्स बाय कर रहा है या अग्री कर रहा है कि वो गुड्स खरीदेगा। ठीक है, डिलीवरी का मतलब क्या है? वॉलंटरी, आपने खुद से अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, आपने अपना ट्रांसफर किया है पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर गया है, पोजेशन गया है। गुड्स क्या है? गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब होते हैं? व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। जब वो एक ऐसी स्टेट में है जहां पर जो खरीदार है, जो बायर है, वो डिलीवरी उस पर्टिकुलर गुड्स की ले ही लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कभी अमेजोन से आप अगर पार्सल रिसीव करो, तो क्या कभी आपको टैम्पर्ड पार्सल रिसीव हुआ है? टैम्पर्ड का क्या मतलब है? भाई देखो, अमेजोन वाला सेलर हो गया वहां पर, और हम हो गए बायर जो हम रिसीव कर रहे हैं। टैम्पर्ड का मतलब है कि फटा है, उसमें मान लीजिए कि खुला हुआ है बॉक्स, तो आप उसको रिसीव नहीं करोगे। और उसमें भी कहीं ना कहीं मेंशन किया जाता है, अगर आपके पास पैकेज अगर सही सही सलामत पैकेज आता है तो उसमें मेंशन होता है कि अगर टैम्पर्ड है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए टैम्पर्ड है तो आप उसे नहीं लोगे, लेकिन वही अगर सही से वो पैक्ड है तो आप उसे लोगे। तो ये इसको जो पैक्ड है सही से, उसे हम डिलीवरेबल स्टेट कहते हैं, जहां पर बायर मतलब ले ही लेगा डिलीवरी उन गुड्स की। ठीक है, अब आओ क्लॉज 4 पे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। इसमें बिल, ये आपको याद करना पड़ेगा कि बिल ऑफ लेडिंग इसमें है, डॉक वारंट है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट है, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट है, रेलवे रिसीट है, मल्टी मोडाल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वारंट और ऑर्डर ऑफ फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि यूज किया जाता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो कि प्रूव देता है कि हाँ भाई पोजेशन या कंट्रोल है गुड्स का, या फिर ऑथराइज करता है या परपर्ट करता है, ऐसा दिखाता है कि वो ऑथराइज करेगा।
ठीक है। इधर बाय एंडोर्समेंट, चाहे एंडोर्समेंट कर दिया आपने उस पर्टिकुलर पेपर पे, मान लीजिए एंडोर्समेंट कर दिया, रिसीट वगैरह मिलती है ना, वो चीज कर दिया, डिलीवरी हो गई है, द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड। ठीक है। अब इसको अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में एक लाइन में अगर सम अप करूं तो इसका ये मतलब है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो बता रहा है कि राइटफुल ओनर है कौन, राइटफुल ओनर कौन है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बता रहा है कि राइटफुल ओनर कौन है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है सबसेक्शन 5 में? फॉल्ट का मतलब है कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या कोई डिफॉल्ट अगर किया गया है, कोई गलती अगर हुई है, कोई फॉल्ट है। फ्यूचर गुड्स का मतलब है जो कि मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, अभी मैन्युफैक्चर हुए नहीं भाई। फ्यूचर का मतलब है कि भविष्य में किए जाएंगे मैन्युफैक्चर, या प्रोड्यूस किए जाएंगे, या सेलर उसको एक्वायर करेगा आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब बनेगा उसके बाद इसको हम अग्रीमेंट टू सेल भी कहते हैं। एक अग्रीमेंट आपने किसी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को एक एग्रीमेंट बनाया कि 1 जुलाई को हम जो है इन गुड्स को तुमको डिलीवरी इसका देंगे, तो ये आपने अग्रीमेंट बना लिया है। अग्रीमेंट बना लिया है, चाहे आपने ओरली बोला हो चाहे आपने राइटिंग में किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसे कहते हैं कि अग्री हो गए हो आप 1 जनवरी को ही, और अब जो है बाद में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर गुड्स के लिए होता है। सबसेक्शन 7 देखो क्या कह रहा है। सबसेक्शन 7 सेज गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? एक्शनेबल क्लेम और मनी इंक्लूडेड नहीं है। और इसमें क्या इंक्लूडेड है ये पूछ लेंगे कि क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या इंक्लूडेड नहीं है? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। क्या इंक्लूडेड है? स्टॉक एंड शेयर सॉरी, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale, जो कि मतलब अग्री किया गया है कि हम इसे सेल का समय आने से पहले, जब सेल होगी तो हम इसको सीवियर कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे लैंड से। ठीक है, या फिर और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब देखो क्लॉज 8 क्या कहता है? अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट, जो अपनी डेट्स पे नहीं कर सकता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इंसॉल्वेंट का मतलब अगर सीधी सी मैं बात कहूँ तो वो दिवालिया हो गया, या वो निर्धन व्यक्ति है, वो उसके पास जो भी कुछ था उसके पास अब नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया। और कैन नॉट पे हिज डेट, और अब वो जो भी डेट्स वगैरह है, जो भी उसके ऊपर कर्ज है, वो पे नहीं कर सकता, वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। भले ही उसने वो इंसॉल्वेंसी का एक्ट कमिट किया या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बंदा ऐसा है जो कि अपने डेट्स को अब सही से फुलफिल नहीं कर सकता, अपने डेट्स को वो पे नहीं कर सकता। क्लॉज 9 देखो, जहां पर ज्यादा समय लग रहा है समझाने के लिए कि हाँ ये समझाना चाहिए, सिर्फ वही मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी कुछ इसमें डेफिनेशन इतनी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, जो कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आपको टाइम लगा के समझा रही हूँ। अब देखो मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? एक ऐसा एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ सच एजेंट अथॉरिटी ईदर टू सेल गुड्स, इसके पास अथॉरिटी होती है कि चाहे गुड्स को ये सेल करेगा, बेचेगा, या कंसाइन करेगा गुड्स को ताकि सेल हो सके, या फिर गुड्स को खरीद भी सकता है, या फिर मनी रेज कर सकता है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, वो मनी भी रेज कर सकता है। तो इसके 3-4 काम है, क्या कर सकता है? इसके पास अथॉरिटी है कि ये गुड्स को बेच सकता है, गुड्स को कंसाइन कर सकता है सेल के पर्पस के लिए, गुड्स को खरीद भी सकता है, भाई बेच सकता है तो खरीद भी सकता है, और ये मनी भी रेज कर सकता है सिक्योरिटी ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। प्राइस का मतलब क्या? मीन्स द मनी कंसिडरेशन। प्राइस का मतलब वही पैसा, मनी, जिसके लिए सारी दुनिया पागल है वो। प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। एक मनी कंसिडरेशन, भाई अगर आप कोई चीज, कोई पर्टिकुलर चीज, अगर आप अपना फोन किसी को बेच रहे हो तो आप सिर्फ ऑब्वियसली पैसा लोगे ना, तो ये मनी कंसिडरेशन होता है। क्लॉज 11 सेज प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। अब देखो जनरल प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी ऐसे नहीं समझ में आया होगा ऑब्वियसली। जनरल प्रॉपर्टी ऐसे मैम आप फिर ये कहोगे मैम ऐसे बोल के चली गई जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, आई होप दिख रहा है, जस्ट लेट मी सी, ओके। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कंप्लीट ओनरशिप है। ठीक है, कंप्लीट ओनरशिप है इन गुड्स। और स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि लिमिटेड ओनरशिप है, लिमिटेड या टेम्पररी ओनरशिप है, लिमिटेड और टेम्पररी ओनरशिप। ओनरशिप में मैंने सिर्फ वो लिखा है, तो आप अपनी ये ब्रैकेट में ये चीज लिख लो कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि कंप्लीट ओनरशिप है गुड्स में। आपके पास लिमिटेड या टेम्पररी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। अब लिमिटेड या टेम्पररी ओनरशिप का मतलब क्या हो सकता है? मतलब ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपकी घड़ी खराब हो गई है और आप देने गए हो जो भी मतलब शॉप है उसकी,
घड़ी की शॉप पर, वॉच की शॉप पर आप उसे देने गए हो बनने के लिए। तो जिसको आपने बनने के लिए दी है ना, जो वो दुकानदार है ना, जो भी आप दुकानदार कह लो, मैकेनिक कह लो, जो भी वो है, वो उसके पास वो उसके लिए स्पेशल प्रॉपर्टी, आपकी वॉच उस बंदे के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास लिमिटेड ओनरशिप है वहां पर। भाई अब मान लो जैसे हम लोग बेलमेंट वगैरह पढ़ते हैं, तो आप हम उसमें क्या पढ़ते हैं, हम उसमें ये पढ़ते हैं कि अगर उसके पास से भी, अब मान लो कि अगर आपकी वॉच उसके पास से भी चोरी हो गई है, तो जिम्मेदार कौन होगा उस वक्त, उस प्रॉपर्टी की देखभाल कौन कर रहा था, वो कर रहा था ना, तो जिम्मेदार भी वही बंदा होगा, शॉप वाला। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि आप इसको बस एज ए एग्जाम्पल समझना। ठीक है, आप कहोगे कि ओनरशिप उसके पास नहीं चली गई, लेकिन इसको सिर्फ एज अ एग्जाम्पल समझो कि ये इस तरीके का हो सकता है काम। क्वालिटी ऑफ गुड्स में क्या होता है, उसकी इंक्लूड, इसमें ये नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि वो सही स्टेट में हो, ठीक ठाक अच्छी कंडीशन में हो। ठीक है, इंक्लूड स्टेट और कंडीशन। सबसेक्शन 13 क्या, सॉरी क्लॉज 13 क्या कह रहा है, सेलर मीन्स, देखो बायर कहाँ दिया है, सेलर कहाँ दिया है, प्रॉपर्टी कहाँ दिया है, क्वालिटी ऑफ गुड्स कहाँ दिया है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, फॉल्ट कहाँ पर दिया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सेलर का क्या मतलब है कि जो कि बेच रहा है या फिर अग्री करता है कि वो बेचेगा। ठीक है, क्लॉज 14 से स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स का क्या मतलब है, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब है जो कि गुड्स आइडेंटिफाई करे गए हैं और अग्री करे गए, मतलब कहा कि मैं आपको आईफोन 16 ही बेचूंगा, तो ये आईफोन 16 आइडेंटिफाई किया गया और इसी को अग्री किया गया जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, तो इसी बात पे अग्री हुए कि हम आईफोन 16 ही बेचेंगे स्पेसिफिक गुड्स के लिए। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक गुड्स, हम कोई और फोन नहीं लेंगे, हम आईफोन 9 नहीं लेंगे, हम लेंगे तो 16 ही लेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक गुड्स पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, क्लॉज 15 देखिए क्या कह रहा है। क्लॉज 15, ये भी सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज तो किया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया इस एक्ट में, तो हम कहाँ जाएंगे उसका मीनिंग देखने, हम जाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट है ये, तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे, वहां देख लेंगे। ठीक है, अब आओ सेक्शन नंबर 3 पे। आज हम सेक्शन नंबर 4 तक पढ़ेंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9। एक्ट 9 कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। कह रहा है बेर एक्ट को पढ़ने का तरीका होता है, यहां पर कॉमा लगा है, तो इसके बाद ये ना पढ़ के सीधे आप पहले इस बात पे आ जाओ कि उसके बाद कहाँ कॉमा लगा है, ये देखो उस लाइन से पहले कहाँ कॉमा लगा है, ये देखो यहाँ पे इसके बाद कॉमा लगा है, अब देखो दोबारा दूसरा कॉमा कहाँ लगा है, तो उसके बाद सीधे ये पढ़ा करो, तब ज्यादा समझ में आएगा। फिर उसके बाद जो बची हुई लाइन है उसे पढ़ लो, तो वो एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है, जनरली वो एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जो अनरिपील्ड प्रोविजंस हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं आईसीए में जिसे अभी रिपील नहीं किया गया है, रिपील नहीं किया गया है, तो शैल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू होंगे टू अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फॉर द सेल ऑफ गुड्स। तो एक ऐसे प्रोविजंस आईसीए में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें अभी रिपील नहीं किया गया है, तो वो अप्लाई करेंगे सोगा पर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर, बट save in so far as they are inconsistent with the express provision of this act। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाले जो प्रोविजंस है जिन्हें अभी रिपील नहीं किया गया, अगर ये सोगा को इनकंसिस्टेंट कर रहे हैं, सोगा को इनकंसिस्टेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर सोगा से ये सेल ऑफ गुड एक्ट से ये अगर इनकंसिस्टेंट है तो ये अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से तो ये पर्टिकुलर प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इसके हार्मनी में है तब तक अप्लाई होंगे, लेकिन जहां इनकंसिस्टेंट हुआ ये अनरिपील्ड प्रोविजंस, वहां फिर अप्लाई करना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आओ चैप्टर नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। मैंने आपको बताया ना, सेल अलग चीज होती है, अग्रीमेंट टू सेल अलग चीज है। सेल का मतलब है कि आपने तुरंत सेल कर दिया, ये तुरंत हो जाता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे हम कहते हैं कि तुरंत हो गया। और अग्रीमेंट, जैसे मान लो कि आपको फोन बेचना था अपना, अपने आईफोन 16, आपने अपना फोन इधर दिया और इधर से ही पैसा आपको मिल गया, जितने का भी आपने बेचा वो पैसा आपको इधर से मिल गया, तो ये तुरंत सेल हो गया। अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल ये होता है कि आईफोन, आपने ये कहा कि मैं अपना आईफोन 16 तुम्हें आज 1 जुलाई को बेचूंगा, तो अभी वो डेट आई नहीं ना, आप बेचोगे, आपने आपस में, सेलर और बायर ने आपस में अग्री कर लिया कि मैं बेचूंगा, तो उसे हम कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल। वही यहाँ पर बताया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया हुआ है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि सेल का मतलब होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का क्या मतलब है कि फ्यूचर टाइम में, किसी फ्यूचर समय पर ये एग्जीक्यूट होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है,
1 जुलाई को एग्जीक्यूट होगा, अभी हुआ नहीं है, इसलिए अग्रीमेंट टू सेल है और इसलिए हम इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, ऑफ सेल का मतलब है कि सेल तुरंत से ही एग्जीक्यूट हो रही है, जहां पर सेलर ट्रांसफर करता है या अग्री करता है कि वो ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, बायर को एक प्राइस के लिए वो प्रॉपर्टी देगा। देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, देखो सेल कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक ही बायर को हो सकता है 2 बायर्स को हो, ठीक है, एक उसमें पार्ट ओनर हो सकता है, दूसरा उसमें पार्ट ओनर हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, मतलब कि आप इसको एब्सोल्यूटली चाहे ट्रांसफर कर दो, चाहे उसमें कंडीशनल कुछ कंडीशन लगा करके ट्रांसफर भी किया जा सकता है, जैसे भी चाहो वैसे हो सकता है। अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। जब तुरंत से ट्रांसफर कर दी जाती है सेलर से बायर को, तो उसे हम सेल का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट द फ्यूचर टाइम, मैंने आपको बताया ना फ्यूचर टाइम 1 जुलाई को एग्जीक्यूट होगा, फ्यूचर टाइम पे अगर टेक प्लेस होना है और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू फुलफिल, या कोई ऐसी कंडीशन लगा दी है जो कि बाद में फुलफिल हो पाएगी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल। जैसे मान लो कहा कि अगर तुम्हारे 75% आए LLB में तो मैं तुम्हें आईफोन दूंगा, मान लीजिए पिताजी ने कहा या किसी ने भी कहा कि अगर तुम्हारे 75% आए LLB में तो मैं तुम्हें आईफोन 16 दूंगा, तो ये अग्रीमेंट टू सेल होगा कि कोई कंडीशन है, पहले ये कंडीशन है 75% फुलफिल करो उसके बाद मिलेगा पैसा, तो ये अग्रीमेंट टू सेल है, सॉरी पैसा कह रही हूँ, उसके बाद मिलेगा फोन। सबसेक्शन 4 क्या कहना है? एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल, ये अग्रीमेंट टू सेल है जो ये 1 जुलाई वाला अग्रीमेंट है, ये सेल कब बनता है? जब टाइम elapse हो जाता है, यानी कि जब 1 जुलाई आ जाए तो वो सेल बन जाएगा, ठीक है, जब 1 जुलाई आ जाए तो वो सेल बन जाएगा, या जो कंडीशन दे रखी थी अगर वो फुलफिल कर दी, यानी कि 75% आप ले आए तो वो सेल बन जाएगा। फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो ये मतलब था सेल का और एग्रीमेंट टू सेल का। आई रियली होप आप लोगों को ये सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आज हमने बहुत जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो डेफिनेशन, किसी भी एक्ट की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 5 से लेकर के 13 तक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।